हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के बारे में। अगर आप सीटेट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम पेपर 1 की बात करने वाले हैं। पेपर 1 में जो हमारी हिंदी आती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, लगभग 42 क्वेश्चन हैं जिनको हम हैंडल करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, आपने अभी तक थोड़ी बहुत तैयारी करी होगी। तो इस वीडियो को देखने का पर्पज़ अपना ये रखिएगा कि आपने एनालाइज कीजिएगा कि आपको जो है कितनी नॉलेज हिंदी पेडागोजी के बारे में हो चुकी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है 42 क्वेश्चंस की काउंटिंग कीजिएगा कि आपके 42 क्वेश्चंस में से कितने हैं जो राइट हुए हैं। इससे आपको खुद को एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा कि आपको अभी कितनी तैयारी करना बाकी है इस टॉपिक को लेकर, और कितनी जो तैयारी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ को रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है पर्याप्त ऊंची, धीमी, मध्यम या फिर कभी धीमी कभी तेज। बताइए, क्योंकि हिंदी पेडागोजी में आपसे इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी मेंटल जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं आपसे कि आप अगर क्लास में बच्चों को जो है वो टैकल कर रहे हो, उनके साथ पढ़ा रहे हो, तो बच्चों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप क्या करोगे? तो याद रखिएगा कि कक्षा में एक जो टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसे अपनी जो आवाज़ है वो ज़्यादातर की हम लोग बात करें ना तो उसे ऊँची आवाज़ ही रखनी चाहिए। ऊँची आवाज़ का मतलब ये नहीं चिल्लाना चाहिए। ये वाला जो है सब लोग कह रहे होंगे कि कभी धीमी कभी तेज, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें जो है एक टीचर को क्लास में हमेशा ही अपनी आवाज़ जो है वो ऊंची रखनी चाहिए। शोर वाली नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ऊंची रखनी चाहिए। क्योंकि एक टीचर कभी मान लो कभी ऊंचा करेगा, कभी धीमी आवाज़ करेगा, कभी तेज आवाज़ करेगा, ठीक है। अगर वो तेज आवाज़ में बात करेगा तो बच्चे पूरे अटेंटिव हो जाएंगे, सबके कानों तक आवाज़ पहुंचेगी। लेकिन वो कभी धीमा बोलेगा तो उस टाइम में जो ज्ञान दे रहा होगा बच्चों को वो तो उनके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे उस टाइम जो है अटेंटिव नहीं होंगे, वो टीचर की बात को सुनेंगे ही नहीं। तो हमेशा जब भी आप क्लास में एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो अपनी आवाज़ को हमेशा आपने ऊंची रखना है, लेकिन इतनी भी ऊंची नहीं रखना कि बच्चों के कान फट जाएं या कान खराब हो जाएं। थोड़ी मतलब इतनी आवाज़ अपनी अटेंटिव रखनी है कि बच्चे जो है आपको सुनते रहें, बच्चे का ध्यान आपकी ओर जो है पूरी तरह से बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो यह गलती है। बताइए भाई किसकी गलती है? ऑप्शन है अध्यापकों की, प्रधानाध्यापक की, स्वयं छात्रों की या फिर पाठ्य पुस्तकों की। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो, अगर विद्यार्थी कुछ कक्षा में फेल हो जाते हैं तो इसमें जो है वो हमारे किसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वयं छात्रों की। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन की साइंस समझने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ बोला है अगर कक्षा में कुछ, यानी कि सिर्फ कुछ विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो फिर किसकी गलती है? तो यहाँ पर जो गलती होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की ही होगी, क्योंकि अगर मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 फेल हो जाते हैं और फिर जो 40 हैं वो पास हो जाते हैं, तो उसमें सरेआम गलती दिख रही है कि जो है गलती बच्चों की है, उन्होंने पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर टीचर ने, अगर मान लो आप सोच रहे हो कि हाँ जी टीचर की गलती है, तो ऐसा नहीं है। टीचर की गलती होती तो सारे के सारे फेल होने चाहिए थे, लेकिन 40 पास हुए हैं और 10 फेल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। टीचर ने पूरा पढ़ाने की कोशिश की, तभी तो 40 पूरे के पूरे पास हो गए, लेकिन जो 10 हैं मान लो वो है फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं जो कि हमारे पेपर में फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट्स की ही गलती होगी, क्योंकि उसकी क्लास में ऐसा तो है नहीं कि सभी फेल हुए हैं। अगर क्लास में सारे फेल हो जाते हैं तो चलो हम मान लेते हैं कि हाँ जी टीचर की गलती है, लेकिन यहाँ पे कोई टीचर की गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो तो उसे चाहिए, यानी एक टीचर है जो कि क्लास में जो है वो अच्छे से बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन हमारे सामने है, वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए। फिर है वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे। फिर है वह अपने शिष्यों में गलती ढूंढे, या फिर वह डिक्टेशन देना आरंभ कर दे। बताइए इसका राइट आंसर। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह अपनी जो शिक्षण विधि है, जो टीचिंग मेथड है, उसको पता लगाने की कोशिश करें कि ऐसा कौन सा मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ जो बच्चों का ध्यान जो है वो बट जा रहा है इधर से उधर, वो पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो उसे क्या करना चाहिए? आप पहले तो अपनी टीचिंग मेथड को उसे देखना है कि मैं कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर ये टीचिंग मेथड काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे अपने जो टीचिंग मेथड है वो जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसे कोई दूसरा मेथड यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी पेडागोजी में यही सबसे बड़ी बात होती है, आपसे मेंटली पूछा जाएगा, आपको पूरा वहाँ पर रखना पड़ेगा खुद को। जो सिचुएशन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको सिचुएशन में खुद को रखना पड़ेगा कि मैं मान लो मैं टीचर हूँ और सामने मेरे बच्चे की मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है तो मैं उस टाइम क्या करूँगा, मुझे क्या सोल्यूशंस का निकालना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, यदि पीछे बैठने वाले सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। आपने देखा हो ना क्लास में कुछ बैक बेंचर्स होते हैं जो ऑलवेज चाहे टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है बातें करते रहते हैं, तो उस टाइम एक टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला है उन्हें जो कुछ भी वे कर रहे हैं करने दें। फिर है उन्हें दंड दें यानी कि पनिशमेंट दें। फिर है उन्हें आगे बिठाएं और उन पर नज़र रखें, या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि आपने भी देखा हुआ टीचर ऐसे ही करते हैं, जो पीछे बैठे होते हैं उनको आगे बुला लेते हैं। ठीक है, ये क्लास में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती थी और पीछे कुछ लड़के जो बकवास करते रहते थे तो उनको आगे बिठा दिया जाता था, फिर मुझे पीछे बिठा देते कि आप तो बात नहीं करोगे, आप थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ जाओ, बैक बेंचर्स हैं उनको आगे बिठा दो। तो ये चीज़ है, जब भी कोई ज़्यादा बकवास करता है, ज़्यादा ही बोलता है तो उसको पनिशमेंट तो ऑफकोर्स नहीं देनी है, क्योंकि अब प्रावधान हट चुका है कि एक टीचर जो है विद्यार्थियों को मार नहीं सकता है। लेकिन जो ज़्यादा ही बात करता है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको आप फर्स्ट बेंच पे बिठा लो और उस पर नज़र रखो। ठीक है, सामने वाले को खुद ही शर्मिंदगी थोड़ी सी महसूस हो जाती है, फिर बोलना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यापक को, पहला ऑप्शन है अध्यापन आरंभ करने से पहले पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक टीचर को इन सभी चीज़ों का होना चाहिए। कोई लेसन जब पढ़ा रहा है तो लेसन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे देनी है, अपनी लैंग्वेज जो भाषा है उसमें पूरी तरह से निपुण होना चाहिए, किस तरह के शब्दावली इस्तेमाल करने हैं किस जगह पर, वो टीचर को पता होना चाहिए। और फिर है कि जो भी सब्जेक्ट का वो टीचर है, वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में वो टीचर पूरी तरह से निपुण होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में उसे हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है, यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए। मान लो टीचर ने कोई, अगर अध्यापक छात्र के प्रश्न का, मान लो एक जो स्टूडेंट है उसने टीचर से क्वेश्चन पूछा है लेकिन वो टीचर को आंसर नहीं पता है, तो सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। पहला है कहे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा, यानी कि बच्चे को बोल दे कि बच्चे मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आऊँगा फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को डांट फटकार दे कि कैसा क्वेश्चन पूछा है। फिर है कहे कि प्रश्न ही गलत है, उसका क्वेश्चन ही गलत कर दो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि अगर कोई टीचर है उससे मैं भी जब अपनी साइंस के टीचर थे तो उनसे बहुत सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करती थी, तो उनको नहीं आता था तो बोलते थे कि बच्चे मैं आपको कल इसका जवाब देता हूँ, तो वो कल सर्च करके आते थे, पढ़ के आते थे उस मेरे क्वेश्चन के आंसर का, और फिर मुझे अगले दिन समझा दिया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे का क्वेश्चन ही गलत कर देना कि नहीं मुझे नहीं आता तो मैं बच्चे को क्वेश्चन ही गलत कर डालूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। कोई भी बच्चा जब प्रश्न पूछता है, छोटा होता है, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होता, मतलब उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ चल रही होती है कि ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, तभी तो हमसे पूछता है ना। तो क्वेश्चन बच्चे का कभी भी गलत आपने नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि नीचे के ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, तो ये हमको ऑप्शन दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, लाइन में लगाना है। तो पहला है वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंध करना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, उद्देश्य की संरचना, या सामग्री को प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सामग्री को प्रस्तुत करना है, फिर हमें उसको पिछले ज्ञान से रिलेट करना है, फिर हमको नहीं सॉरी हमें सबसे पहले क्या करना है, उद्देश्य की संरचना करनी है, फिर हमें पिछले ज्ञान से उसको रिलेट करना है, फिर हमको सामग्री प्रस्तुत कर देनी है, फिर इसका मूल्यांकन करना है, और फिर से उसका पुनर्शिक्षण करना है। ये एक सही पैटर्न अपना यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आता है कि दूरदर्शन सामग्री का प्रयोग क्या है। पहला ऑप्शन है ध्यान केंद्रण तथा ज्ञान को बढ़ाता है, अध्यापक के बोझ को थोड़ा सा कम करता है, फिर है स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है, यानी कि हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, या उपयुक्त सभी। तो जो दूरदर्शन सामग्री होती है ना, वो क्या करती है,
जो दूरदर्शन सामग्री होती है वो ध्यान केंद्रित और ज्ञान को बढ़ाती है। यानी जब हम कोई टीवी देखते हैं, टीवी में कोई हम लोग एजुकेशनल चैनल देख रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, हम टीवी में कुछ भी देखते हैं ना तो हमारा ध्यान बहुत ही टीवी को और पूरी तरह से लग जाता है। कई बार तो आप खाना पीना भी छोड़ देते हो अगर कोई फेवरेट मूवी आ रही होती है। आप कोई भी मूवी देख रहे हो तो उससे उसके आपको कोई ना कोई नॉलेज तो ज़रूर मिलती ही मिलती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ, ठीक है, आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, आप कुछ कह रहे हो, एक स्टूडेंट ऐसा है जो आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? आपको उन्हें संकेत देना चाहिए, सामग्री को थोड़ा सरल बनाना चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो अगर कोई छात्र आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो आपको क्या करना है? जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उदाहरण देकर समझाना है। होता है ना कि कई बार हम जो कुछ बात कहते हैं, टीचर भी जब क्लास में कुछ समझाते हैं तो वो नहीं समझा पाते तो बोलते चलो ठीक है मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, तो एग्जाम्पल से बच्चे समझ जाते हैं कि टीचर कहना क्या चाह रहा था। तो ये आपको ज़रूर करना है। अभी पिछले कुछ दिनों ही मेरी मैम मुझे पूरी क्लास को कुछ समझा रहे थे तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे, तो मैम ने बोला चलो ठीक है मैं तुमको एग्जाम्पल देती हूँ। तो एग्जाम्पल में उन्होंने हमें कहानी सुनाई, कहानी के थ्रू हमें आराम से समझ में आ गया कि मैम बात क्या कर रहे थे। तो जब भी आपके स्टूडेंट आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसे एग्जाम्पल देने की कोशिश करें। उस आपकी बात से संबंधित आपको एग्जाम्पल बच्चों को दोगे तो उन्हें वो आपकी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है अपनी वो कहाँ पर फायदेमंद है? पहला है प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए, जूनियर कक्षा के छात्रों के लिए, 10 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए, या फिर उच्च तथा प्राथमिक दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए। आपने माइक्रो टीचिंग मैक्रो टीचिंग पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो 10वीं का जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उच्च और प्राथमिक दोनों कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म जो शिक्षण है वो लाभदायक है। आप छोटे बच्चों का भी छोटे बच्चों को पढ़ाने में भी इसका यूज़ कर सकते हो और बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि छात्र आप पर फवतियाँ कसते हैं तो आप क्या करेंगे? मतलब फवतियों का मतलब मेरे ख्याल से आप पे आपका थोड़ा सा मजाक बना रहे हैं, कमेंट मार रहे हैं, तो आप उस टाइम क्या करोगे? पहला है उन्हें दंड देंगे, यानी कि उनको पनिशमेंट देंगे। दूसरा है उन्हें कॉलेज से निकाल देंगे। तीसरा है उनकी परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय आप उनसे बदला लेंगे, यानी कि उनके जब पेपर के टाइम आप पेपर चेक करोगे तो उनके मार्क्स काट लोगे। और फिर है लास्ट ऑप्शन है डी हमारा, उनकी परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के समय भी आप गैर जानिबदार रहेंगे। हाँ, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि आपका बच्चा जो है आपके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप उसका पेपर चेक करोगे तो वहाँ पर खुंदक नहीं निकालनी है, कोई खुंदक नहीं निकालनी है। आपको बच्चे ने जितना लिखा है उतना आपको मार्क्स देने हैं। कई बार टीचर ऐसा करते भी हैं, अगर कोई बच्चा किसी टीचर से कुछ गलत बोल जाता है या टीचर और स्टूडेंट के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैच नहीं करते हैं तो टीचर गुस्से में होते हैं तो उनके मार्क्स काट लेते हैं, उनकी अटेंडेंस भी शॉर्ट कर देते हैं, उनसे अच्छा बिहेव भी नहीं करते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं। तो एक टीचर होने के नाते हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू को अलग रखना है। अब बच्चे ने जो भी पेपर में लिखा है वो हमें इसे ठीक करना है, क्योंकि उसने ठीक लिखा है तो ठीक ही करना है। अपनी खुंदक को अलग रखना है आपको, ठीक है। एक टीचर की मेंटालिटी आप टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर की मेंटालिटी दिमाग में रखनी है आपने कि आप टीचर हो, आपको बहुत ही शांत रहना है, बच्चे को समझाना है, उससे लड़ना नहीं है, उससे कुछ बदला नहीं निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आता है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है, यानी कि शिक्षण में छात्रों की सबसे ज़्यादा भागीदारी कहाँ पर संभव होगी? पहला है व्याख्यान विधि के द्वारा, चर्चा विधि के द्वारा, पुस्तक विधि के द्वारा, या फिर ऑडियो विजुअल एड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है चर्चा में, यानी कि जहाँ पर डिस्कशन होगा वहाँ पर जो है बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ज़्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन में बच्चा कहाँ बोल रहा होता है, उसमें तो टीचर ही एक्सप्लेन कर रहा होता है। पुस्तक विधि में भी क्या होता है, या तो टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। और लास्ट है ऑडियो विजुअल में कोई आपने मान लो कोई मूवी चला दी है, कोई वीडियो चला दी है, तो उसमें बच्चे बस देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो डिस्कशन थोड़ी कर रहे होते हैं। लेकिन जो चर्चा है, जो डिस्कशन है, उसमें बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हैं, तो इसमें ज़्यादा बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, नए आए अध्यापक की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा घटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई टीचर है जिसने नया ज्वाइन किया है तो उसको सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए। पहला है विद्वता, संप्रेषण योग्यता, अध्यापक का व्यक्तित्व तथा उसकी छात्रों तथा कक्षा से मेल खाने की अभिक्षमता, या फिर संगठनात्मक योग्यता। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अध्यापक का जो व्यक्तित्व है, छात्रों से, कक्षा में बच्चों से बातचीत करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत ही अच्छी रहती है। उससे बच्चों को पता चल जाता है कि एक टीचर तभी बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएगा जब वो बहुत ही शांत रहेगा और उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो जल्दी से बच्चों के साथ घुल मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आता है कि 14 है, निम्न सभी एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं हैं केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन दे रखे हैं 4 और आपसे पूछा है कि इसमें से एक ऑप्शन गलत दिया गया है जो कि एक अच्छे टीचर के लिए नहीं है, एक प्रभावी टीचर नहीं बन सकता है। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड को बनाए रखने पर जोर देना, लक्ष्यों के स्पष्टीकरण हेतु सामूहिक चर्चा पर बल देना, समस्या उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के तुरंत नियंत्रण पर जोर देना, कक्षा के छात्रों के साथ विभेदात्मक व्यवहार करना। तो ऑफ कोर्स हमारे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, निम्न सभी एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं हैं केवल एक को छोड़कर। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कक्षा के छात्रों के साथ विभेदात्मक व्यवहार करना, यानी कि स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उनके साथ डिफ्रेंशिएट वाला बिहेव करना, डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेव करना, तो वो चीज़ एक अच्छे टीचर की नहीं होती है। टीचर का क्या होता है, सभी बच्चे एक जैसे हैं, काला है, गोरा है, जिसके पिंपल हैं, कोई लूला है, मान लो कि उसको डिसेबल है, सॉरी लूला वर्ड यूज़ नहीं करना, कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, तो चाहे बच्चा कैसा भी हो, छोटा है, हाइट में मोटा है, तो हमको इससे कोई फ़र्क नहीं है, बच्चा हमारे लिए सब सेम होना चाहिए। जब आप टीचर बनने जा रहे हो, क्लास में जाओगे, तो ऐसे मत करना कि आप कोई बच्चा बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही काला है, तो उसके बाद बिहेवियर आपका चेंज हो जाए, किसी के बहुत ही अच्छा बिहेव करो, किसी का गंदा बिहेव करो, कोई अमीर है, गरीब है, ऐसा कुछ भी आपने नहीं रखना है, सभी के साथ सेम बिहेव करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य नहीं है। 4 ऑप्शन है और पूछा है एक प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य नहीं है। पहला है अध्यापक उत्साहपूर्वक पढ़ाता है, अध्यापक अपने छात्रों में गलती ढूंढता है, अध्यापक शिक्षण पर अधिक तथा कक्षा नियंत्रण पर कमजोर देता है, या फिर अध्यापक की रुचि विषय सामग्री को छात्रों को समझाने में है, ना कि पाठ्यक्रम पूरा करने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कि अध्यापक अपने छात्रों में गलती ढूंढता है। एक अध्यापक की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि अपने बच्चों में कभी गलतियां ना ढूंढे बल्कि खूबियां ढूंढे, खामियां ना ढूंढे बल्कि खूबियां ढूंढे कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी खूबी है जो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या बच्चा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो हमारी मेंटेलिटी एज अ टीचर ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे में कभी भी कोई गलती नहीं ढूंढनी है, ढूंढनी ही नहीं है, ये अपनी मेंटेलिटी बना के रखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, शिक्षा की KG प्रथा का तात्पर्य है बच्चों का उद्यान, इसका जन्मदाता कौन है। डेबी है, फ्रूवेल है, प्लेटो है, या फिर स्पेंसर है। तो इसके जो जन्मदाता हैं वो हमारे फ्रूवेल हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, प्रजातांत्रिक समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। दूसरा है सूझबूझ रखने वाले व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करता है। फिर है समान शिक्षा के अवसर में विश्वास रखता है, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी हैं, ठीक है, इन सभी में तो बिलीव होना ही चाहिए। सूझबूझ रखने वाले व्यक्तियों का तिरस्कार हमें कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका स्वागत करना चाहिए कि अगर आप अपनी कोई चीज़ में राय रखना चाहते हो जो सही भी है तो उसको हमेशा ही रखो। आपका भी कोई फ्रेंड आपको कोई सही राय देता है तो उस राय को मानिए, कम से कम सुनिए तो सही, ये मत रखो कि नहीं तू तो छोटा है, तू मुझे बताएगा, ऐसी फीलिंग आपने कभी रखनी नहीं है, ठीक है। चाहे छोटा ही आपसे कोई, आपको छोटा घर में आपका भतीजा ही या भतीजी आपको कुछ कहना चाह रही है तो सुनो उसकी, क्या अब तक वो सही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, एक प्रभावशाली अध्यापक पालन करता है किसका, प्रजातांत्रिक समाज के नियमों का, स्वतंत्र समाज के नियमों का, तानाशाही समाज के नियमों का, या फिर परिस्थितियों के अनुसार सभी का। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रजातांत्रिक समाज के नियमों का जो टीचर पालन करता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में
ठीक है, जो हमारी सहायक शिक्षण सामग्री होती है उसके रूप में टीवी रेडियो से उत्तम है। इन्होंने बोला है कि जो टीवी है ना वो रेडियो से टीवी जो है वो रेडियो से अच्छी है, जो हमारी सहायक शिक्षण सामग्री होती है, क्योंकि यह महंगा है। इसमें दो इंद्रियां, सुनना या देखना, दोनों साथ साथ प्रयोग होती हैं, जिसके फलस्वरूप लड़कों को अधिक आसानी से समझ में आता है। यह छात्रों द्वारा आमतौर पर पसंद किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि ये इसमें दोनों, जब आप टीवी को देखते हो तो आप अपनी आंखों का यूज़ भी कर रहे होते हो और अपनी कानों का इस्तेमाल भी कर रहे होते हो। लेकिन जब आप रेडियो सुनते हो तो रेडियो में क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कान का यूज़ कर रहे हो, आंखों का यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें जो लड़कों वर्ड है ये वर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छात्र वर्ड होना चाहिए। इन्होंने मिसप्रिंट किया है मुझे लगता है, यहाँ पर छात्र वर्ड लगाओगे तो पूरा अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व जो स्कूल में काम करने वाले छात्रों पर आता है वो कौन सा है? पहला है, वे बच्चों तथा समाज दोनों की आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे दोनों को लाभ होता है। फिर है, वे बच्चों को नौकरी पाने के योग्य बनाते हैं। फिर है, वे स्कूल के कार्यक्रमों को बच्चे की आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार तैयार करते हैं। या फिर ए और सी। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए वाला भी बिल्कुल सही और सी वाला भी सही है। लेकिन बच्चों को सिर्फ नौकरी तक ही थोड़ी पहुंचाना हमारा पर्पज़ होता है भाई, बच्चों को लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बनाना इस शिक्षा का पर्पज़ होता है। हमको तो ऐसे लगता है कि पढ़ लिख ले तेरे को नौकरी मिल जाएगी। पढ़ने लिखने से सिर्फ नौकरी का पर्पज़ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब एक ऐसा पर्पज़ ऐसा होना चाहिए जो हमें समाज में रहने लायक बनाए, हमारे बिहेव को शांत रखे, हमारे अंदर अच्छी चीज़ों का प्रसार करे। हमारे अंदर सिर्फ नौकरी पाने की लालसा को लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है वो हमें एजुकेशन बताती है। ठीक है, नौकरी वाला पर्पस भी होता है, लेकिन सिर्फ उसी को ही रखना वो चीज़ गलत हो जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। सबसे उत्तम, ठीक है, सबसे उत्तम शिक्षा कार्यक्रम वह है जो बच्चों की आवश्यकता अनुसार हो, बच्चों की योग्यता के अनुसार हो, बच्चों की रुचि के अनुसार हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी चीज़ें हैं। एक सबसे अच्छा शिक्षा कार्यक्रम वही होता है जो बच्चे की आवश्यकताओं को देखे, उसकी योग्यता को भी देखे और उसके रुचि यानी कि उसकी इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है। लेक्चर देते समय यदि कक्षा में कुछ शोर हो रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला है, थोड़ी देर चुप रहें फिर पढ़ाना आरंभ करें। फिर है, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता ही नहीं करनी है। शोर शराबा करने वाले लड़कों को दंड दे, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 22 का ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपने अभी देखा होगा जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, शोर होता है तो टीचर 2 मिनट चुप हो जाता है। जब टीचर चुप हो जाता है तो बच्चे भी चुप हो जाते हैं कि भाई शांति कहाँ से आ गई, टीचर ने तो बोलना बंद कर दिया। तो अगर कोई आपकी क्लास में आप पढ़ाते वक्त कोई शोर आ रहा है ना, तो आप चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। खुद ही बच्चे चुप हो जाएंगे और फिर से स्टार्ट कर दो, तो उनको पता लग जाएगा, टीचर को पता चल चुका है कि तुम बकवास कर रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। लर्निंग यानी सीखने का सबसे समुचित अर्थ क्या है? ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि सीखने का सबसे समुचित अर्थ जो है वो क्या है। पहला है ज्ञान देना, फिर है व्यवहार में परिवर्तन, फिर है व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना, या फिर हुनर की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि अंतिम विश्लेषण में शिक्षण को विशेष रूप से समझना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछने तथा ज्ञान के मूल्यांकन की प्रक्रिया, फिर है विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना, फिर है विद्यार्थियों के वाचन का श्रवण करना, या उपरोक्त सभी। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अध्यापक के काम है। क्या काम है अध्यापक के? पहला ऑप्शन है बच्चों का मार्गदर्शन करना, प्रगति में उनकी सहायता करना और मूल्यांकन करना। दूसरा ऑप्शन है घर का काम चेक करना, उनका मार्गदर्शन करना और आगे का काम देना। फिर है उपरोक्त तीनों, फिर है कोई नहीं। तो 25 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक टीचर का सबसे अच्छा काम ये होता है कि बच्चों का मार्गदर्शन करें, ठीक है, उसको गाइडेंस बच्चों को दे, उनकी प्रगति में, उनकी प्रोग्रेस में उनकी हेल्प करे और उनका इवैल्यूएशन भी करे। ठीक है, तो ये टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कक्षा में अध्यापक है, समूह का अध्यक्ष है
समूह का निर्देशक है, समूह का नेता या मार्गदर्शन है, या फिर उपरोक्त सभी। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक जो अध्यापक होता है कक्षा में समूह का नेता भी होता है और मार्गदर्शक भी वो होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अध्यापक का प्राथमिक उत्तरदायित्व निहित है, यानी टीचर का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व, वो पहला जो उत्तरदायित्व है वो क्या है? नैतिक अनुभवों को सुनिश्चित करने में, नीतियों को लागू करने में, छात्रों का रिकॉर्ड रखने में, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि शैक्षिक अनुभवों को सुनियोजित करने में। क्वेश्चन नंबर 28 है, अपने विद्यार्थियों को गहरा तालमेल बनाने के लिए आपको डैश उनका ठीक है सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 है, अपने विद्यार्थियों से गहरा तालमेल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, उनके साथ खुलेपन का व्यवहार करना चाहिए, संप्रेषण में सक्षम होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो 28 का राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें, बच्चों को गाइडेंस भी देनी है, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर भी रखना है, और उनका संप्रेषण में सक्षम भी होना है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने, मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावशाली है। मौखिक यानी कि जो हम बोलकर गाइडेंस देते हैं वो सबसे कम प्रभावशाली बोला इसने। पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति के शिक्षण में, अवधारणा तथा तथ्य के शिक्षण में, परस्पर संबंध के शिक्षण में, या फिर हुनर के शिक्षण में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो ये हो जाएगा, यानी कि जब स्किल्स की बात आती है तो वहाँ पर हम बोल कर नहीं कर सकते। स्किल्स में तो अब किसी को ड्राइंग भी करना बहुत पसंद होता है, किसी को क्ले से कुछ बनाना अच्छा लगता है, किसी को मिट्टी से कुछ बनाना अच्छा लगता है, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ सिर्फ बोल कर ही थोड़ी समझानी है, बच्चों को बनाकर दिखानी है। भाई आप ड्राइंग के टीचर हो मान लो, तो आपको कबूतर बनाना सिखाना है, तो आप सिर्फ कबूतर बना के बोल के बता दोगे कि कबूतर की ऐसे चोंच बनाओ, ऐसे बनाओ? नहीं, आपको वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों को, तभी देख के समझ में आएगा ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आता है, अध्यापन आरंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए, यानी कि चैप्टर को यानी कि पढ़ाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने, यानी कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रेजेंट में क्या हाल है, उनका पास्ट में क्या चल रहा था, वो टीचर को पता होना चाहिए। फिर है, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर काम कर रहे वातावरण के विचलनों से भीत हो, वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सारे। तो माफ़ कीजिएगा मुझे, आज हम इसमें 42 क्वेश्चंस को नहीं कवर कर पाएंगे। हम इसमें आज सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा, और आपका दिल करे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।